ने मुझे आंदोलित कर मंथन के लिए प्रेरित किया। प्रतीकों के माध्यम से नारी की जीवन यात्रा को अनुपम तरीके से दृश्यांकित किया गया। नाटककार ने अपनी कृति आदमी और औरत दोनों ईश्वर की निर्मित कृति है और ईश्वर की कोई भी रचना अधूरी हो ही नहीं सकती, परंतु हमारे सामाजिक तंत्र ने औरत को अधूरी या पूरी नामांकित कर रखा है। पुरुष वर्चस्व वाली व्यवस्था में औरत के इर्द गिर्द ताना बाना गुण उसकी पूर्णता के कई मापदंड निर्धारित किए गए हैं। समय के साथ उन मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नतीजतन वे अब अपना अर्थ खो चुके हैं। किसी भी विचारधारा के अनुसार औरत का स्त्रीत्व ही उसे पुरुष से जुदा करता है। आज के युग में औरत की अस्मिता, उसका वजूद, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी काफी मायने रखती है। वो उसे बरकरार रखने के लिए वो सतत संघर्षशील है। द कंप्लीट वुमन अपनी कहानी कह रही है निशी के माध्यम से। कई सवाल हमारे सामने खड़े करती है और हमें विचारने पर मजबूर करती है कि क्या ढर्रे से चली आ रही व्यवस्था को अब समय अनुसार बदल नहीं जाना चाहिए। बदलते युग, बदलते परिमापों के साथ पुरुष औरत के अंतर संबंधों को पुनः व्याख्यायित करने की आवश्यकता को रेखांकित करने का संकेत देता है। ये स्त्री एक पात्रीय नाटक द कंप्लीट वुमेन डॉक्टर एस पी रंगा निर्देशित इस नाटक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मयूर नाट्य संस्था। तो आइए देखते हैं द कंप्लीट वुमेन। आजकल मेड्स को तो कुछ कह ही नहीं सकते, तुरंत काम छोड़ देने की धमकी देने लगती है। हाँ गई होगी, यहाँ नहीं है, हाँ यहाँ भी नहीं है, तो गई कहाँ? निशी रिलैक्स, रिलैक्स निशी। पहली बार नहीं हो रहा है तेरे साथ ऐसा। ठंडे दिमाग से सोच और ठीक से याद करने की कोशिश कर। शुरू से याद कर। आज नहीं, आज तो मैंने पहनी ही नहीं, तो कल कहाँ पहनी थी? नहीं, कल नहीं पहनी थी। कल, हाँ कल तो नहीं पहनी थी, तो कल मार्केट जाते वक्त क्या पहन करके गई थी? निशी, तेरी याददाश्त को क्या हो गया है? सरों से चीज भी याद नहीं रहती तुझे। अब याद नहीं रहता तो क्या करूं? इसकी भी दवा खाऊं? मम्मी कहती थी कि जब मैं परेशान और नाराज हो जाती हूँ तो मेरा चेहरा बदसूरत हो जाता है। जरा देखूं तो।
परेशान जो हो रही हूँ। अब आप यही रहिए और आराम कीजिए। हाँ, अच्छी तो लग रही है। नाउ, साड़ी। यस, साड़ी कौन सी पहनूं जो कल को पसंद आ जाए? पहली बार तो बुला रहा है बेचारा डेट पर, उसकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए ना। हाँ, ये कैसी रहेगी? नहीं, ये तो ठीक नहीं है। ये देखती हूँ। हाँ, अच्छी तो लग रही है, लेकिन शायद कल को पसंद ना आए तो फिर ये कैसी रहेगी? नहीं, छोड़। लेकिन क्या खराबी है इस साड़ी में? अच्छी तो लग रही है। नहीं निशी, इन मर्दों की बात हम औरतों से बहुत अलग होती है, बहुत अलग। फिर उसी से पूछ लेती हूँ। यस। लेकिन पूछूंगी तो पता नहीं क्या सोचेगा भला। बाप रे, फोन उठा लिया उसने। हाँ, मैं आ रही हूँ। नहीं, कार मत भेजो, मैं आना चाहूंगी। फोन इसलिए किया था कि हाँ, मैं जानना चाहती थी कि तुम कहीं बहुत बेसब्री में तो नहीं हो ना बाबा? इम्पेशेंट तो नहीं हो रहे हो ना? ओके। हाँ बाबा, मैं आ जाऊंगी, मैं फोन करूंगी ना। हाँ, ठीक है। ओके, तैयार तो होने दो। हाँ, लव यू टू माय बू, लव यू, बाय। एथनिक साड़ी तो उसे पसंद आनी चाहिए ना? नहीं यार, लेकिन मामला उल्टाना पड़ जाए। ऐसा करती हूँ, कुछ सिंपल सी पहन लेती हूँ, which suits to my sober personality. Okay. ये साड़ी मुझे अल्प की माँ ने दी थी। अल्प ऑब्वियसली मेरा पहला पति। बड़े ही प्यार से सासू माँ ने अपनी बहू को ये साड़ी दी थी। अब देखिए ना, यादें भी कैनवास सरीखी होती है। जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे उसके चटक रंग उड़ते चले जाते हैं और रह जाता है केवल बेस। और इस बेस कलर में सब कुछ अच्छा ही दिखता है, खराब कुछ नहीं। अल्प अच्छा था, उसके घर वाले भी अच्छे थे। कम बोलता था, कम कमाता था, कम खाता भी था, हर चीज कम करता था। संतोषी था कर देने वाली तर्ज पर। जब कमरे में आता तो एक किनारे खड़ा हो जाता। ऋषि, क्या मैं आपके बेड पर बैठ जाऊं? हर चीज मुझसे पूछ कर करता। बैठे नहीं चलेगी तो कैसे हर काम के लिए हाँ कह देती। हाँ, कहो अल। ये लीजिए तनख्वाह 6,000 रुपये। मुझे बस इतना ही मिलता। आप इसे रखिए और घर चलेंगे। चला
5,000 रुपट्टी पकड़ लेती और महीना चलाना शुरू करती। आटा, दाल, सब्जी, भाजी, कपड़ा लत्ता, तेल, साबुन 15 तारीख आते आते सब खत्म। उसके बाद इंतजार अगली तनख्वाह। मजबूरी में अल्प के साथ मैं भी सब कुछ कम कर दी। मुझसे हो नहीं रहा, जबरदस्ती। कभी कभी लगता कि मैं कहां फंस गई। धीरे धीरे सपनों का शीशा चटकने लगा, दम घुटने लगा। पैसा इंसान के लिए कितना जरूरी होता है, जब ये बात मैं अल्प को समझाने लगती तो अल्प उस पर ठंडा पानी डाल देती। अल्प जब हमारे पास रुपए बच ही नहीं रहे हैं, ऊपर से इतना उधार हो गया है, तो हम आगे क्या करेंगे? कल को हमारे बच्चे होंगे, उन्हें हम कैसे पालेंगे? कोई बीमार हुआ तो उसका इलाज कैसे करवाएंगे? और कल किसी के यहाँ पे आना जाना हुआ तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम सुन रहे हो ना? वो मेरी हर बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल दो। पता नहीं किस तरीके का इंसान था। उसे अपना लिविंग स्टैंडर्ड उठाने की कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई धड़क ही नहीं थी। मेरी माँ कहती थी कि तो जहां जाएगी रानी बनकर राज करेगी। ये कैसी रानी थी जो अपनी सल्तनत को केवल 6,000 रुपयों में चला रही थी? ये कैसी रानी थी जो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा कामकाज करती और थक कर सो जाती? बाहरी रानी क्या किस्मत बनी। सुनो देखो, बुरा न मानो तो मैं तुमसे अपने मन की बात कहूं। क्या मैं भी नौकरी कर दूं? ठीक है, तुम नहीं चाहते तो नहीं करती, लेकिन तुम एक काम करो, तुम ये 6,000 रुपयों की नौकरी छोड़ करके कोई दूसरी नौकरी पकड़ लो। इनफैक्ट तुम कुछ करना चाहते ही नहीं थी। पता नहीं तुम्हें ये 6,000 रुपयों की नौकरी भी कैसे मिली। सच पूछो तो तुम तो एक पैसे के लिए भी महंगे थे, महंगे। I'm sorry. I'm sorry. मुझे माफ कर। आज जब तुम्हें याद किया तो तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, लेकिन तुम्हें याद करते करते मुझे मेरी वो सारी मुश्किलें याद आ गई। मेरा जद्दोजहद याद आ गया, मेरा दम घुटना याद आ गया। तुम अच्छे थे, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सिर्फ अच्छाई ही की जरूरत नहीं होती, पैसा भी होना चाहिए होता है। एक तो तुम मेरे सवालों का कुछ जवाब ही नहीं देते थे। मैं तुम्हें इतना भला बुरा कहती, अपनी किस्मत को कोसती, और तुम मिट्टी के माधो बने ऐसे खड़े रहते थे जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे। याद है मुझे वो दिन जब तुम मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर के आए थे और तुमने कहा था कि निशी देखो तुम मां बनने वाली हो। और मैंने कहा था कि मैं अबॉर्शन करवाऊं। उस वक्त भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा तुम मुझे मना करोगे कि निशी
ऐसा मत करना, देखो मेरी माँ का भी बनेगी, वो दादी बने और मैं तुमने मुझसे कुछ नहीं, बस टूट से निर्जीव और बिना किसी हलचल के गर्दन झुकाए कमरे से चले गए। हाँ, तो बात पैसा कमाने की चल रही है। देखिए, एक औसत कमाई वाले आदमी के साथ एक औरत का गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल काम है। साल तो साल की बात अलग है, लेकिन पूरी जिंदगी इस घुटन के साथ जीना नो वे। मैंने सोचा अगर अल्फ की आंखों में कम से कम सपने ही होते तो मैं उन सपनों को पूरा होते देखने का इंतजार करती, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती, उसके साथ काम करती। लेकिन अल्फ की आंखें पूरी ही पूरी, उनमें एक भी सपना नहीं। अल्फ ने ये क्यों नहीं सोचा कि उसके पास सपने नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे पास तो सपने हो सकते हैं, हर लड़की के अपने अरमान होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। ये अरमान सिर्फ उसके अपने लिए नहीं होते, उसके अपने पति के लिए होते, अपने बच्चों के लिए होते, अपने पूरे परिवार के लिए होते। मैंने सोचा शायद ये अल्फ का मेरी बुक है, इसलिए वो मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहता। तो मैंने उससे छुपा करके एक काम करना शुरू किया। जब वो नौकरी पर चला जाता तो मैं सासू माँ से ये कहकर कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, एक बुटीक में काम करने लगी। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे रोज का सिलसिला हो गया। जैसे ही अल्फ बाहर जाता और मैं बुटीक में चली जाती। बहुत इंतजार के बाद मेरी जिंदगी में वो दिन आया जब मेरे हाथ में मेरी मेहनत की कमाई के पूरे 3000 रुपए मुझे मिले। मैंने सोचा जिस तरह अल्फ हर महीने अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ में रख देते हैं, ठीक वैसे ही मैं अपनी मेहनत की कमाई अल्फ के हाथ में रख दूंगी और वो मुझे मना नहीं कर पाएंगे, वो मुझे एनकरेज करेंगे। और जब मुझे लगने लगेगा कि ऐसा हो रहा है तो वो भी बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे। और मैंने सोचा अल्फ जैसे ही कमरे में आए, इससे पहले कि मैं कुछ कहती, आगे उन्होंने सवाल डाला। मैंने सुना है कि आप रोज पढ़ने जाती हैं। नहीं, तो क्या माँ झूठ बोल रही? नहीं, माँ भला झूठ क्यों बोलेगी? क्या मतलब? ये बात सही है कि मैं रोज बाहर जाती हूँ। हाँ, पढ़ने ही ना। नहीं है, एक बुटीक में काम करने के लिए। क्या कहा? बुटीक में काम करने? अरे सुनो ना, नाराज मत हो अल्फ। ये क्या है? मुझे आज तनख्वाह मिली है अल्फ, पूरे 3000 रुपए। अब हमारी महीने की कमाई 9000 हो गई अल्फ। अब घर बेहतर तरीके से चलेगा। मैंने वो रुपए अपने पतिदेव के हाथ में रख दिए और आंख मूंद करके ये सुनने के लिए बेताब हो रही थी
तेरा भी खाक हो रही थी। ये क्या कर रहे हो आरी? तुम्हारा मेन ईगो या तुम्हारी मूर्खता? नहीं नहीं नहीं, तुम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर को चलाने में तुम्हारा बराबर का योगदान दे। उस वक्त वो सिर्फ नोट ही राह नहीं हुए, मेरी सारी उम्मीदें भी राख हो रही थी। तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। नहीं रह सकती थी ऐसे सेल्फ सेंटर्ड मीन मेंटालिटी के व्यक्ति के साथ जो दिखा तो रहा था कि उसके मन में किसी चीज की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन वो झूठ था, झूठा था दरअसल वो इतना इगोइस्टिक था कि उसकी नजर में अपनी पत्नी का कोई स्वतंत्र वजूद था ही नहीं। कैसे रहती सास तुम्हारी? इस बेवकूफी के बाद तो अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। हाँ, अगर मैं आज से 50 साल पहले पैदा हुई होती तो हो सकता है कि मैं ऐसे मीन मेंटालिटी वाले पति के साथ में निभा ली। नहीं, मैं आज की सदी में पैदा हुई जहां एक औरत का अपना अस्तित्व मायने रखता है, उसकी एक स्वतंत्र पहचान है। इसलिए मैंने फैसला कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लेकिन मैं जाती कहाँ जाती? मम्मी की तरफ। वहां के राशन कार्ड से भी मेरा नाम ही काटा जा चुका। फिर कहाँ जाए? एक बार तो मन में आया कि अकेले ही काट लो की जिंदगी जैसे तैसे। फिर लगा कि अभी तो उम्र ही है, अभी तो मुझे अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। मैंने अपने आप को सब्र करने के लिए निशी निशी रिलैक्स, निशी रिलैक्स, ज्यादा उड़ मत, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। पहले अपने लिए एक ठिकाना खोज। मैं ठिकाना खोजने लगी, अखबार में इश्तिहार देखना शुरू कर दिया, नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन तब से कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, हाथ नहीं लगा। तभी मेरी नजर एक पेंटिंग एग्जीबिशन की खबर पर पड़ी। एक मशहूर पेंटर की आर्ट गैलरी। सासू मां की नापसंदगी और पति की गैर हाजिरी में मैं उस आर्ट गैलरी में पहुंच गई। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक पेंटर बनना चाहती। जब मैं
पढ़ती थी तो तमाम मेरी कॉपियों में चित्र ही चित्र हुआ करते थे। पिताजी तो डांटते थे और माँ तो कुछ समझती ही नहीं थी। जब ससुराल आई थी तो अपनी सारी स्क्रैप बुक्स साथ में ले आई थी, जिसमें मेरे बनाए चित्र महफूज थे। मेरा सपना महफूज था। बड़ी बड़ी कैनवास, शानदार फ्रेमिंग, उन पर लाइट्स, और उन्हें देखते हुए तमाम बड़े बड़े लोग। हर एक पेंटिंग को मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। हर पेंटिंग पर एक सिग्नेचर था। मुझे लगने लगा कि क्या कभी ऐसे ही मेरा नाम भी होगा। तभी मेरे नजदीक ताजी हवा का झोंका सा एक खुशबू सी महसूस हुई। क्या देख रही हैं आप? ये जो सिग्नेचर है वो सॉरी मैम, ये पेंटिंग देख चुकी है। नहीं, मैं खरीदने वाली नहीं हूँ। मैं तो नहीं देख रही थी, लेकिन कमाल की पेंटिंग करती हैं आप। थैंक्स मिस निशी। निशी, वाह, उकसाता है नाम एक पेंटिंग बनाने वाली। निशी यानी रात, काली रात, उजली रात, सितारों से जगमगाती रात, या फिर चांद से जगमगाती रात। न जाने कितने शेड से आपकी दिल को भड़काती है तो फिल्म पिछवाड़ा देती है। दिन भर काम करके कपड़े वाले मजदूरों को सुकून देती है तो छोर चक्कों को नए मौके। ओह माय गॉड, ठहरिए पेंटर महोदय, आप कवि हैं या देखिए मोहतरमा, कोई भी पेंटर बिना कविता के पेंटिंग नहीं कर सकता। कोई भी पेंटर बिना कविता के पेंटिंग नहीं कर सकता। मैं जहां भी जाती रही, मेरे साथ साथ रही। अपनी पेंटिंग की हर बारीकियां मुझे बताते रहे, मुस्कुराते रहे। क्यों रहे मेरे साथ? मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था। मुझे विकल्प अच्छा लगने लगा, उसकी बातें अच्छी लगी, उसका रहन सहन अच्छा लगता। मुझे लगने लगा कि अगर विकल्प मेरा जीवन साथी होता तो कितना अच्छा होता। ठीक है, अब मैंने अपने हस्बैंड मिस्टर अल की दी हुई इस मोटे कपड़े की एथनिक साड़ी को धीरे धीरे तहाना शुरू कर। अब आया शिफॉन साड़ी का युग। ये रही वो, दिखाती हूँ ना, खूबसूरती पर एक छीना छीना पर्दा। फिगर खूबसूरत था और उसकी पेंटिंग भी खूबसूरती से लगी। लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट, खूबसूरती हर जगह। अब ये विकल्प का फ्लर्ट था या मेरी काबिलियत कि पहली ही नजर में वो मेरा दीवाना हो गया था। पहली मुलाकात
प्रपोज किया और मैं उसकी सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे देखा, हम दोनों ने लंच लिया और मुंह पहुंचते ही पूछ बैठा, तुम्हारे तलाक के पेपर से अगर कल मिले आऊं तो कोई एतराज? Oh my God! मैं इतनी जल्दी इस कसमसाहट से रिहा होने वाली हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। Oh विकल, I love you विकल, I love you। विकल, तुमने मिलने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझसे 1 साल पहले मिले होते, मैं एकदम फ्रेश मिलती, एकदम फ्रेश। You are still fresh, Yes! सचमुच, मैं फ्रेश ही तो थी। वो होता है ना, घट विवाह। अल्प के साथ मेरा घट विवाह हुआ। मेरे लिए तो तुम ही थे विकल। माँ ने तुम्हें लेकर यही आशीर्वाद दिया था कि मैं रानी बनकर राज करूं। लो, मैं बन गई रानी, विकल के साम्राज्य की महारानी, विकल के साम्राज्य की महारानी। विकल, विकल तुझे एक से एक रंगीन पार्टियों में लेकर के जा, जहां मैं उसकी पसंद के कपड़े पहनकर जा। ऑब्वियसली वो मेरे पसंद के भी रहते थे। मैं खुद को आजाद जो फील करवाना चाहती थी, रवायतों से, उसूलों से और हाँ, लिबासों से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना शानदार पति मिलेगा। विकल, मुझे अपनी बाहों में ले, मुझे छीन भर के प्यार। Yes. Come on, Daddy. Oh, I love you, Vigal. I love you. I love you. ये क्या हो जाता है बार बार? और क्यों होता है तुम्हें? प्यारा फोटो तक आने के पहले ही क्यों टूट जाता है? ये कौन सा दिमाग दे रहा है भगवान मेरा? कहती थी तुम कुछ करो, do something। हम दोनों पति पत्नी मिलकर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन विकल मुझे अतिरिक्त मझधार में छोड़ अपनी पेंटिंग में लग जा। मैं जानती हूँ कि ये दिमाग में अपने क्रिएशन को लेकर सनक सवार रहती है, लेकिन मैं उसकी पत्नी हूँ। उसके दिमाग में मेरे लिए भी तो कुछ स्पेस होना चाहिए ना। मैं प्यार करती हूँ विकल, और फिर प्यार करना भी तो एक क्रिएशन है, सबसे बड़ा क्रिएशन। मैं क्या करूं विकल? मेरी भी कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, उसे पूरा करना तुम्हारा ही तो फर्ज है।
मैं कोई कटर नहीं हूं कि अपना कचरा फेंक कर तुम फुर्सत वालिए। सब कुछ मेरे हाथ से खिसकता जा रहा है। कुछ नहीं बच रहा है मेरे पास। मैंने अब विकल्प से कुछ भी कहना छोड़ दिया, उससे शिकायत करनी छोड़ दी, क्योंकि मैं जितनी उससे शिकायत करती हूँ उतना ही मुझसे दूर होता जाता। मैं मानसिक वेदना से परेशान रहने लगी और ब्लड प्रेशर की गोलियों को इस ट्रेजेडी के साथ निकलने लगी। पेंटिंग करना मेरा भी शौक था, इसलिए मैंने अपने गमों को पेंट में डुबोना शुरू कर दिया। उसने मुझे नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। वो घर देर से आने लगा, नशा उसका जीवन साथी हो गया। वो आता, मुझे गले लगाता और सो जाता। मैं समझ रही थी उसका दर्द, लेकिन वो खुद नहीं समझ रहा था अपनी पत्नी का दर्द। मैं उसे डॉक्टर के पास में भी गई। डॉक्टर ने कहा, he is perfectly all right, सिर्फ मन की कमी है, an inferiority complex. Cooperate with each other and things will be all right. ये तो मुझे पता ही नहीं। दुनिया में न जाने कैसे कैसे दर्द होते हैं, इसे झेल लो, उसके बाद सुख का अथाह समुद्र। इसी सुख की तलाश में मैं एक गुरुजी के आश्रम में पहुंची। गुरुजी ने मुझे एक मंत्र और एक माला दी। सुकून की खोज में मेरी साथी अब वही मंत्र और एक माला थी। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलने लगी। कोई चाहत न रही, कोई तमन्ना न रही। मुझे लगने लगा मेरी जिंदगी का कितना सुंदर हैप्पी चलना है। लेकिन ऐसा नहीं, उस किताब ने सब कुछ कर दिया।
गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। मैं उसे सुनने में तल्लीन, किताब को खोलने में। तभी बगल में बैठे गुरुजी के एक शिष्य ने मेरे हाथ को दबा दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो एक अजीब सी संबंधित करने वाली नजर से मुझे किताब खोलने के लिए मना कर रहा था। मैं रुक गई, किताब को बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी नजरें वहां से नहीं हटी। ऐसी अजीब सी संबोधित करने वाली नजर से मुझे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मैंने अपने हाथ को फ्री किया और गुरुजी के प्रवचन में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही। क्या कह रही थी वो आंखें? अचानक सब लोग उठे और मैं उससे मिलना चाहती थी। वो मेरे बगल से गुरुजी को प्रणाम करके और जाने लगा। मुझे लगने लगा कि वो मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो मुड़ा और मेरे पास आया और उसने मुझसे किताब मांगी और कहा, इस किताब को मत पढ़ो। आखिर इसमें है क्या जो तुम मुझे पढ़ने से रोक रहे हो? जीवन में दुख पर ध्यान दोगी तो हमेशा दुखी सुखी होना चाहते हो। तो सुख पर ध्यान देना शुरू, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। दरअसल तुम जिस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, चीज एक्टिव हो जाएगी और पूरी किताब का सार भी देगा। इसीलिए मैंने तुम्हें किताब पढ़ने से रोका और वो चलने जैसे कह रहा हूं कि फॉलो मी। अरे सुनो ना। सच कह, रात भर सो न सके। क्या कहा था उसने? सुख पर ध्यान देना शुरू करो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हाँ, क्या आंखें थी, क्या बात करने का अंदाज था, क्या स्टाइल थी। सच कहती, रात भर करवटें बदलना भी कहते हैं पहली बार जाना। मेरे जीवन में आए इस उद्वेलन का नाम था संकल्प। पहले अल, फिर विकल्प और अब संकल्प। एक संकल्प मेरे मन में था और दूसरा मेरे सामने दिखा दिया। ये दिया था उसने। इसे पहनकर मुझे सुख की तलाश करनी थी। इस वस्त्र को पहनकर सचमुच मुझे लगने लगा कि मैं बदल रहा हूं, काफी हद तक। दुनिया के लिए तो मैं एक बैरागिन हो चुकी, लेकिन संकल्प और मैं सिर्फ दो ही व्यक्ति जानते थे कि मैं प्रेम के सागर में कूद चुकी और मुझे बचाने वाला कोई नहीं, कोई और छोर नहीं। संकल्प 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 में डूब रही, मुझे बचाओ संकल्प, मुझे बचाओ। संकल्प कहता, डूबना ही तो जीवन है। संकल्प मुझे शांति का रास्ता दिखा, लेकिन मैं
अशांत होती जाए। उसका गठीला बदन मुझे अशांत करता था। बरसों से दबी हुई प्यास मुझे बेचैन करती। मुझे लगने लगा मैं छल कर रही हूं अपने साथ, दुनिया के साथ, इस पवित्र वस्त्र के साथ। मैं निर्णय के छोर पर खड़ी थी। मैंने संकल्प से कहा, संकल्प, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? गहरी शांतता मुझे देख रही, मैं भी खड़ी थी। सराहती नजरें निकल चुकी थी और उसने मेरा बड़ा हाथ छू लिया। मेरा तीसरा जीवन साथी, उसने मुझे नया रास्ता दिखाया। संकल्प, वो बोलता जाता, मैं सुनती जाती। वो बोलता जाता, मैं सुनती जाती। और कब मेरे कान सुनना बंद कर देते और आंखें प्रकृति के अनमोल दृश्य का रसपान करने लगती, मुझे पता ही नहीं चलता। संकल्प मेरी रूह में बसता है। मैं उसे प्राण वायु सा अपने अंदर जज्ब करने लगी। मेरे लिए अद्भुत था। कहीं कोई बेताबी नहीं थी। मुझे अपनी तलाश पूरी होती नजर आ रही थी। अब मुझे और क्या चाहिए था? लेकिन मैं भूल गई कि संकल्प को कुछ और भी चाहिए। और एक रात उसने मुझसे को ले ही लिया। मेरे लिए अप्रत्याशित लेकिन अद्भुत था। प्रेम और समर्पण की बरसात इतनी खूबसूरत हो सकती है, मैंने पहली बार महसूस किया। मैंने शांत कर लिया था अपने हर अतृप्त स्पंदन को। मुक्त हो रही थी मैं। संकल्प एक खेवनहार की तरह मुझे किनारे तक ला ही रहा था कि तब संकल्प बदलने लगा। वो तर्क नहीं करता था, चिल्लाता था। वो भूल गया था कि हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आए थे तो इसी तार्किकता के कारण। लेकिन अब संकल्प और मेरे बीच सहमति कम और असहमति ज्यादा उपजने लगी। ऐसे लम्हों में वो तर्क नहीं करता था, आक्रामक हो जाता था। ये हरकतें वो पहले भी करता था, लेकिन पहले वही हरकतें उसे दिव्य बनाती थी। लेकिन अब वो दहशत पैदा करने लगी। खामोशी का आलम रहने लगा। सर्द दिन, सर्द रातें और ऐसी ही सर्द खामोशियों के बीच जब एक दिन मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी तो ये बेहूदगी नहीं चलेगी। क्या है ये? संकल्प, how can you behave with me like this? Are you mad? क्या हो गया है तुम? आज तक कभी मैंने और संकल्प ने एक दूसरे के फोन्स के बारे
बात करना संकट को पसंद नहीं। फिर आज अचानक क्यों? फिर याद आया, आश्रम का एक जिज्ञासु मेरे घर आया। हम दोनों बैठ करके द्वैत अद्वैत की बात कर रहे थे। मेरी बातों से काफी मुतमईन हो रहा था और साथ ही साथ वो मेरी बातों को नोट भी करता जा रहा था। मैंने संकट की तरफ यूं ही देखा तो उसका चेहरा सुर्ख था। संकट, आर यू ऑलराइट? तुम ठीक हो ना? उसकी फीकी हंसी झपकी तो थी, लेकिन साधु के जाने तक मुझसे कुछ नहीं। लेकिन उसका तमतमाता चेहरा और उसकी सुर्ख आंखें उसकी मनस्थिति बयां कर रही। इसीलिए वो आज साधु के जाते ही मुझ पर ब्लास्ट हो गया। You bitch! You pimp! You prostitute! Are you cheating me? मैं संगत है। एक औरत को इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है? इससे बड़ी गाली कौन सी दी जा सकती है? लेकिन संकल्प ने मुझे ये तमगा दे ही दिया। क्या करूं? क्या मैं ये कहती कि संकल्प, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? ऐसा क्यों बोल रहे हो संकल्प? ऐसा मत बोलो। मुझसे ये नहीं, सफाई देना मुझसे नहीं, और मैं खामोश रहती। मेरी इस खामोशी को उसने स्वीकृति माना और मुझे मेरी तमाशा पीटने लगा। संकल्प! मत मारो मुझे! संकल्प! मत मारो! क्यों मार रहे हो मुझे? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? संकल्प! संकल्प! मत मारो मुझे! मत मारो! संकल्प! संकल्प! मत मारो! मत मारो मुझे संकल्प! मत मारो! संकल्प! 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 हर बात को सहती और हर इंतजार करने लगी। उसकी थक दिखा और जब वो थक गया तो मुझे हंसी आने लगी। कितना कमजोर होता है ये आदमी, फिर भी मर्द कहलाता है। संकल्प भी रोने लगा। निशी, तुम मुझे छोड़ के चली जाओ। मेरा कौन होगा? तुम मुझे छोड़ करके दूसरा कर दोगी। क्या कहा? मैं तुम्हें छोड़ करके दूसरा कर लूंगी? क्या ये खेल है मेरा? मर्द बदलना क्या फितरत है मेरी? मुझे नफरत हो गई
गई इन सब से, नफरत हो गई। मैं किस अदालत में जाऊं जहां मुझे न्याय मिले, जहां मुझसे पूछा जाए कि मैंने ये सब क्यों किया। जिस समाज में डोली के बाद में अर्थी निकलती है, उस समाज में मैंने 3 बार शादियां क्यों की। मैं मानती हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन कोई कारण तो पूछो मुझसे। कोई नहीं पूछे। सब एक औरत को अपराधी साबित कर कटघरे में खड़ा कर देंगे, लेकिन कारण कोई नहीं जानना चाहता। मैं बताती, मुझे बताना ही होगा। मेरी पहली शादी अरेंज। माँ बाप ने लड़का देखा और मुझे क्या मिला। लड़का मुझे पसंद था या नहीं था, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, सो हो गए। मैं अल्प को बुरा नहीं कहती, उसने मुझे बहुत इज्जत दी, कभी पति होने की धौंस नहीं जताई मुझ पर। लेकिन जैसे ही मैंने जीवन स्तर उठाने के लिए खुद कमाना शुरू किया, वैसे ही उसके अंदर का पुरुष एकदम जाग गया। उसने जैसे ही मेरी कमाई को स्वाहा किया, मैंने उससे जुड़े हर रिश्ते को स्वाहा कर दिया। क्या कहा? गलत किया? अरे बिटिया, देखो भाई, पति को परमेश्वर होता है, उसका साथ उठाने की हर औरत को कोशिश करनी चाहिए। माँ की तो कोशिश करी, भरसक कोशिश की, चिरारी मिन्नतें करती रही, और जब वो नहीं माना तो खुद कमाना शुरू किया और अपना कमाया हुआ पैसा अपने पतिदेव के हाथ में रख दिया। क्या गलत किया मैंने? मैं नहीं चाहती ऐसा पति। साफ साफ कह रही हूं कि मैं ऐसा पति नहीं चाहती। जिंदगी भर इस घुटन के साथ जीने से अच्छा है कि खुदगर्ज होने की तोहमत ले ली जाए। उसके बाद आए विकल्प, खूब, फिर भी गरीब। उनको अपनी गरीबी दूर करने की कोई इच्छा ही नहीं। क्या उनकी उस गरीबी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था? देखो, पत्नी को पति के साथ में एडजस्ट करना उसका पत्नी धर्म होता है। सही कहा। सारे धर्मों से बंधी तो औरत ही होती है ना। लेकिन जब मन की कमी हो तो उसके बाद आए अधजल कबीर, पोंगा पंडित, संकल्प। वो भी गरीब ही था, जहरी तौर पर गरीब। उसे अपने ज्ञान और बुद्धि पर इतना गुरूर था कि अपनी गुरु तक की अवहेलना कर देता। वो भी गरीब ही था, जो अपनी गरीबी को ज्ञान की चादर डाल करके छुपा रहा था। उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी एक जूनियर, एक औरत जो अब उसकी बीवी बन चुकी है, तर्क वितर्क में उससे आगे बढ़ जाए। और उसने तो मुझे एक नाम दे दिया, एक अलंकरण दे दिया, prostitute। क्या मैं उसको उसकी slip of tongue समझूं और माफ कर दूं? बहना, देखो कई बार पति पत्नी में ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती है, लेकिन पत्नी को संयम से काम लेना चाहिए।
अगर आप चुपचाप रहो तो आप बहुत अच्छे, लेकिन जरा सा मुंह खोल दिया तो आपसे बुरा कोई नहीं। अरे कौन से विधान, कौन से शास्त्र में पति को यह हक हासिल है कि वो अपनी पत्नी को पीटे और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करे? मैं नहीं कर सकती ऐसे जानवर को माफ, नहीं कर सकती। इसलिए मैंने संकल्प को अस्वीकार कर दिया, उसके साथ में रहने से मना कर दिया और उसकी बीवी कहलाने से मना कर दिया। अब मुझे इस घर से निकलना होगा मुझे इस घर से। मैं आज फिर से दो राहों पर आकर खड़ी हूं। दोनों रास्तों की मंजिल सिर्फ एक है, खुद की पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। एक रास्ता आत्मसम्मान के साथ जीने की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता अतिरिक्त संतुष्टि की तरफ, जहां औरत को हर बार लता की तरफ एक तने की आवश्यकता होती। मैं क्या करूं? मैं इस घर से जा रही हूं, अपनी सारी अलपताओं, विकल्पों और संकल्पों के रंगों से विलग होकर अपनी पहचान सार्थक करने के लिए। रोम रोम का सूत कपास, हर ताने बाने में मन की आस, और चोर धरती पर बिछकर बुनती हूं अपना आकाश। मेरे परिधानों का रंग हो सुर्ख सफेद श्यामना रंग, ये तय करना क्यों तुम्हें जरूरी? असंख्य छटाएं है मेरे संग, क्या है अंधेरा, क्या है उजास, मेरी तृष्णा की भी है आवाज। राह चुनूं या राह बनूं मैं, मेरी अस्मिता मेरा प्रवास। अनुराग विराग नहीं मेरे बंधन, अनुराग विराग नहीं मेरे बंधन। मन की लय पर तन की थिरकन, मत दो परिभाषा मेरे वजूद को, मत दो परिभाषा मेरे वजूद को। फूटेगी खुद उसके पहचान की किरण। Yes, I am a complete woman. I am a